राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई। अब उस सजा के खिलाफ अपील करने की ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को है, राहुल गांधी को नहीं है। आपने देखा होगा दोस्तों, चाहे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए हो, चाहे संसद के अंदर हो, चाहे न्यूज चैनल के डिबेट्स में हो, तमाम बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? सभी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी सजा के खिलाफ अपील क्यों नहीं करते। और बात वहां नहीं रुकती है। इनका जो पूरा पालतू मीडिया है वो एक प्रोपेगेंडा चला रहा है कि राहुल गांधी सजा के खिलाफ अपील क्यों नहीं करते। राहुल गांधी अपील इसलिए नहीं कर रहे हैं, नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि जेल की सजा से वो डर जाएंगे, बौखला जाएंगे, हिल जाएंगे और फिर वो इसके खिलाफ तुरंत अपील कर देंगे। ऐसा हुआ नहीं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि आप मुझे हमेशा के लिए बर्खास्त कर दो। याद है, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी। तो राहुल गांधी तो बिल्कुल नहीं डर रहे हैं और राहुल गांधी इस मौके का पूरा राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि जैसे जैसे कर्नाटक का चुनाव करीब आएगा, और अब सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है क्योंकि आप जानते हैं 10 मई को वोट डाले जाने हैं। जैसे जैसे कर्नाटक का चुनाव आएगा और जैसे जैसे राहुल गांधी को सजा दिए जाने का मामला उग्र होगा, बड़ा होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि राहुल गांधी के जो समर्थक हैं वो और लामबंद होंगे, कांग्रेस का जो सपोर्टर है वो और लामबंद होगा, और वो लोग जो अभी इनडिसाइसिव हैं या जिन्होंने कोई फैसला नहीं किया है वो लोग कहेंगे कि देखिए राहुल गांधी ने कहा क्या, जिसके चलते उन्हें 2 साल की सजा मिल गई, उनके संसद की सदस्यता खारिज हो गई और उसके चलते कांग्रेस को वोट्स के जरिए इसका फायदा होगा। यह भारतीय जनता पार्टी का बुरा ख्वाब है। दरअसल बीजेपी का प्लान क्या था, मैं आपको बताता हूं। बीजेपी का प्लान यह था कि न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि विपक्ष के तमाम नेताओं के खिलाफ अनर्गल केस किए जाएं, एजेंसीज के जरिए दबाव डाला जाए। मसलन राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिल गई है, अरविंद केजरीवाल पर दबाव डाला जा रहा है मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के जरिए। तेजस्वी यादव पर रेड मारी जा रही है, उनकी पत्नी गर्भवती थी, तब सीबीआई उनके घर पहुंच गए। ईडी उनके पिता को परेशान कर रही है, सीबीआई उनके पिता को परेशान कर रही है जब वो बीमार हैं। यानी कि तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार करके विपक्ष पर दबिश डाली जा रही है और उसी तरह से राहुल गांधी पर भी निशाना। तो भारतीय जनता पार्टी का मकसद साफ है, वो चाहते हैं कि इन एक्शंस के जरिए विपक्ष दबाव में आ जाए और समानांतर तौर पर विपक्ष पर इतने मुकदमे किए जाएं कि वो लोग बौखला जाएं, वो लोग कोई एक्शन ना कर पाएं और इन्हीं चीजों में फंसकर रह जाएं और चुनावी प्रचार के लिए वक्त नहीं निकाल पाएं। मैं आपको 2 खबरें देता हूं दोस्तों। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर यह खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही होती है और राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आरएसएस को कौरव बता दिया था। अब खबर क्या आ रही है दोस्तों, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव बताकर फंसे राहुल गांधी, दर्ज हुआ मानहानि का केस। अब यह मामला क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान पर बवाल अभी खत्म नहीं हुआ था कि उनके एक बयान ने उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। यह बयान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया था। उनके इस बयान के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया है। दरअसल जनवरी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक की तुलना कौरवों से की थी और उसे 21वीं सदी का कौरव बताया था। मानहानि का यह केस हरिद्वार कोर्ट में दर्ज हुआ है और यह किसने दर्ज किया है, गौर कीजिएगा। वकील अरुण भदौरिया ने कमल भदौरिया की ओर से शिकायत की है। कमल भदौरिया एक आरएसएस वॉलंटियर रह चुके हैं। बड़ा प्रश्न यह कि क्या कमल भदौरिया आरएसएस की नुमाइंदगी करते हैं? क्या वो सरसंघ चालक हैं? क्या वो आरएसएस हैं? वॉलंटियर हो सकते हैं, मगर क्या वो ये प्रमाणित कर सकते हैं कि वो आरएसएस की नुमाइंदगी करते हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे पूर्णेश मोदी, जिन्होंने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी पर केस किया था, वो ये प्रमाणित नहीं कर सकते कि वो पूरे मोदी सरनेम के जो लोग हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं। अब ये केस कर दिया है, हरिद्वार केस में कर दिया गया है। हरिद्वार यानी उत्तराखंड, उत्तराखंड यानी भाजपा की सरकार। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों।
अब ये एक और खबर देखिए। दरअसल मैं आपको यह बतलाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से राहुल गांधी नहीं, विपक्ष के नेताओं को अगले एक साल में अलग अलग केसेस में फंसा कर रखा जाएगा। यह देखिए, राहुल गांधी की परेशानी नहीं हो रही कम, मोदी सर ने मामले में पटना से भी समन, कोर्ट ने कहा हाजिर हो। इत्तेफाकन ये दोनों खबरें गोदी मीडिया टीवी 9 की है, इसलिए आप देख रहे होंगे भाषा किस तरह की है। खबर क्या कहती है? राहुल गांधी के खिलाफ सुशील मोदी ने पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में यह मामला 2019 में दर्ज कराया था। सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं कहकर पूरे समुदाय का अपमान किया। खबर क्या कह रही है? गुजरात के बाद अब पटना की एक अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को समन किया है और उन्हें 12 अप्रैल को हाजिर होने को कहा है। 12 अप्रैल को। अप्रैल का महीना राहुल गांधी के लिए बहुत अहम है दोस्तों। जहां पटना की कोर्ट में उन्हें हाजिर होना है, हरिद्वार के कोर्ट में से भी उन्हें समन मिलने वाला है। उसी तरह से 22 अप्रैल को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का फरमान है कि वो 12 तुगलक रोड का अपना जो बंगला है वो खाली कर दें। ये सब चीजें क्या बतला रही हैं कि राहुल गांधी को अगले एक साल में कई केसेस में फंसा कर रखा जाएगा। मगर हां, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि राहुल गांधी इसका फायदा राजनीतिक तौर पर ना उठा सकें। उन्हें इस बात का भी डर है कि अगर राहुल गांधी जेल चले गए तो इस सहानुभूति से कहीं कांग्रेस को फायदा ना हो जाए। तो इस ऊहापोह में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है। इस दोहरे दिमाग में वो घूम रही है, फिर रही है। एक तरफ वो राहुल गांधी को तमाम केसेस में फंसा कर रखना चाहती है, उन पर दबाव डालना चाहती है, मगर दूसरी तरफ उनमें से एक सोच यह भी है कि उन्हें जेल भेजा जाए और उन्हें सजा दी जाए। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि अगर राहुल गांधी जेल जाना तो बहुत दूर की बात है, अगर उसके आसपास भी पहुंच गए तो यह बात भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं होगी। खेला सब यही है कि विपक्ष के हर नेता को अगले एक साल में मुद्दों में फंसा कर रखा जाए, केसेस में फंसा कर रखा जाए। और आपको याद होगा संसद के अंदर प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? एक अकेला सब पर भारी। आने वाले एक साल में भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती मैं आपको बताता हूं। कई चीजें होने वाली हैं। हाल ही में रामनवमी के दौरान आपने देखा किस तरह का टकराव हुआ, व्यापक पैमाने पर हुआ। मीडिया ने उस टकराव को जनता तक पहुंचाया। ठीक है, एक जमाना होता था जब मीडिया जो है किसी का पक्ष नहीं लेता था और इस तरह की टकराव की खबरों पर भी पर्दा डालता था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे इससे समाज के अंदर और दंगा भड़के। मगर अब मीडिया इन खबरों को लगातार इसका प्रचार प्रसार कर रहा है। बात यहां नहीं रुकती। अगले एक साल में यह जो तापमान है उसे बनाए रखा जाएगा। फिर साल के अंत में राम मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं जनवरी में, और दिसंबर में जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में चुनाव है। तो एक तरह से धर्म हिंदू मुस्लिम राजनीति पर तनाव और तापमान को बदस्तूर बनाए रखा जाएगा। एक बात यह, दूसरी बात, भ्रष्टाचार को लेकर इसी तरह से केसेस किए जाएंगे राजनेताओं पर। राहुल गांधी पर दबाव डाला जाएगा, तेजस्वी पर दबाव डाला जाएगा, अखिलेश पर दबाव डाला जाएगा, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सब पर। और इसके जरिए वो अपने प्रचार तंत्र को यह संदेश देंगे कि देखिए मोदी जी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें कितना परेशान किया जा रहा है, और मोदी जी इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजकर ही दम लेंगे। यह बात अलग है दोस्तों कि मोदी जी अडानी मुद्दे पर जेपीसी कराने से डरते हैं। मोदी जी कुछ बुनियादी सवालों का जवाब नहीं देते हैं। मोदी जी सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर कुछ नहीं कहते हैं। दोस्तों, कांग्रेस कुछ सवाल पूछ रही है और वो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री कभी भी अपना डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं बताएंगे। प्रधानमंत्री यह नहीं बताएंगे कि पीएम केयर्स फंड, आपको याद होगा कोरोना के दौरान पीएम केयर्स फंड बनाया गया था, उसका पैसा कहां और कैसे खर्च किया जा रहा है, क्योंकि वो सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। प्रधानमंत्री यह नहीं बताएंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी सीक्रेट चुनावी चंदा भाजपा को कौन दे रहा है, कितना दे रहा है।
प्रधानमंत्री ये कभी नहीं बताएंगे कि जिन विदेशी फर्जी कंपनी यानी फॉरेन शेल कंपनीज के जरिए अडानी को 20,000 करोड़ रुपए पहुंचा, वो किसका पैसा है। ये अहम सवाल हैं जो विपक्ष पूछ रहा है, इसके जवाब देने चाहिए, मगर इन सवालों का कभी जवाब नहीं दिया जाएगा। और सबसे दुख की बात, जब ये सवाल पूछे जाएंगे तो आपको देशद्रोही बताया जाएगा, आपको एंटी नेशनल बताया जाएगा। जब जजेस ये तमाम मुद्दे रखते हैं, सरकार से अपील करते हैं, तो हमारे लॉ मिनिस्टर उन्हें देशद्रोही बताते हैं, एंटी नेशनल बताते हैं। और फिर क्या कहा जाता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं। सीधा सा सवाल, जब कोर्ट ने अडानी की दोहरी जांच के आदेश दे दिए हैं, तो फिर जेपीसी के गठन को लेकर इतनी दिक्कत क्यों? और फिर भ्रष्टाचार विरोधी होने का स्वांग, उसका ड्रामा क्यों रचना? सिर्फ विपक्ष को भ्रष्टाचारी क्यों बताना, जब आपकी हरकतें बतला रही हैं कि आप खुद कुछ मुद्दों को नहीं छूना चाहते। क्योंकि अगर आपने उन मुद्दों को छुआ, यानी अडानी मुद्दे पर जांच बिठाई गई, निष्पक्ष जांच हुई, तो कई परतें खुल जाएंगी। इस प्लेन में बैठकर क्या क्या बातें हुई थी, वो बातें सामने आ जाएंगी। और जाहिर सी बात है, वो कोई नहीं चाहता। बीजेपी तो नहीं चाहती, विपक्ष चाहता है। तो रणनीति साफ है दोस्तों, अलग अलग केसेस में विपक्ष को फंसा कर रखा जाए, मगर एक धर्म संकट भी है कि अगर विपक्ष का कोई नेता जेल चला गया, बड़ा नेता जेल चला जाएगा, तो उसके बाद वोटों पर क्या असर पड़ेगा। तो लोगों को, विपक्ष के नेताओं को केसेस में फंसा कर रखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धर्म और भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के जरिए लगातार ऊंचा किया जाए, उसको लेकर एक भौकाल बनाया जाए, मगर जो असली सवाल हैं उनके जवाब न दिए जाएं। हकीकत यह है दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।